हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो द टॉपिक ऑफ today's lecture is Bernoulli's equations which are reducible to linear form. Okay, so in this lecture we'll consider a special type of first order ordinary differential equation which is not linear initially. Okay, but by using some suitable transformation, this differential equation can be converted to a linear differential equation of first order, which is none other than but the Leibniz linear differential equation, and thus can be solved easily. Okay, so let us see that particular first order non-linear differential equation. First, we'll see the definition of Bernoulli's equation. These are known as Bernoulli equations because these equations were introduced by the Swiss mathematician Jacob Bernoulli in late 17th century. Okay, so let us see what is the definition. This definition is given in the book Differential Equations by S.L. Ross, page number 54. And the definition is that an equation of the form dy by dx plus p of x into y is equal to q of x into y raised to n. Okay, so if we have this type of differential equation, then this is known as Bernoulli's differential equation. Fine. तो अब देखिए ये इक्वेशन जो है एक तरह से हमें बहुत कुछ लाइबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी ही लग रही है, बस इसमें एक ही टर्म जो है वो डिफरेंट है एंड दैट इज दिस वन, दैट इज y रेज टू n. ठीक है, तो इसका मतलब कि बर्नौली इक्वेशन में यानी जो इक्वेशन इस फॉर्म की है उसमें हमें बस ये देखना है कि हाउ वी विल टैकल विद दिस टर्म y रेज टू n. फाइन, और ये जो टर्म है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये जो इसकी पार है. ठीक है, ये पार जो है n. अब n की जो वैल्यू है वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है. ठीक है, तो हम उन केसेस को अब देखते हैं, वन बाय वन कंसिडर करते हैं, यानी n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं, दैट विल कंसिडर वन बाय वन. ओके फाइन. सो सबसे पहले हम केस लेते हैं कि इफ वी हैव n इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या होगा. देखिए अगर n की वैल्यू 0 हो जाए तो उस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ राइट हैंड साइड में, यस विल हैव y रेज टू 0, यानी हमारे पास आ गया 1. सो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई हमारी, सीधी सीधी dy by dx प्लस p of x into y is equal to q of x. और ये कौन सी फॉर्म है, बिल्कुल हमने इसको अपने लास्ट लेक्चर में किया था. दिस इज नथिंग बट दिस इज लाइबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. और हमें पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है. तो इस केस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हमारे पास n की वैल्यू 0. ओके, चलिए अब नेक्स्ट केस लेते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा. इस केस में क्या है, अगर हम n को 1 ले तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, y रेज टू 1, यानी y आ गया. फाइन, अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म है ये भी px into y है, और राइट हैंड साइड में जो है वो भी आपका qx into y है. सो इट मीन्स वी कैन कंबाइन, वी कैन कलेक्ट दीज टू टर्म्स. तो अगर हम इन दोनों टर्म्स को कलेक्ट करके लिखें तो हम लिख सकते हैं px minus qx टाइम्स y इक्वल टू 0. फाइन, तो अब इसमें जो नॉन लीनियरिटी थी वो तो खत्म ही हो गई, क्योंकि n की वैल्यू आपने 1 ली तो नॉन लीनियरिटी तो वैसे ही खत्म है इसमें. तो इक्वेशन हमारी कैसे बन गई, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. फाइन, एंड यू कैन सॉल्व इट. सेपरेट कर सकते हैं, इसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे एंड यू कैन सॉल्व इट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ओके, तो यानी n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 अगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अब जो हमारा थर्ड केस आता है, यानी अगर n की वैल्यू ना तो 0 हो और ना ही n की वैल्यू 1 हो, तो उस केस में जो सिचुएशन होगी दैट विल नॉट बी सो सिंपल. ओके, so here we'll learn that how these special type of non-linear equations, that is Bernoulli's equations,
कैन बी रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन, तो ये केस हमें करना है। देखिए हमने जो इक्वेशन थी, क्योंकि अब तो n की वैल्यू 0 और 1 तो है नहीं, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने ये अपनी बनावटी इक्वेशन लिख ली और उसको हमने नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, और बता दिया कि देखिए मैंने क्योंकि यहाँ पर p ऑफ x q ऑफ x नहीं लिखा, तो मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया है कि वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप क्या करेंगे, हमें किसको टैकल करना है यहाँ पर, y रेज टू n को। मतलब हम इस टर्म को यहाँ नहीं चाहते कि राइट हैंड साइड में ये टर्म हो, y की टर्म हो। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट y रेज टू n से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब फाइन, तो हमने ये किया कि इस इक्वेशन को डिवाइड किया थ्रू आउट y रेज टू n से। तो देखिए जो डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म के साथ हो जाएगा y रेज टू माइनस n। ठीक है, और सेकेंड टर्म में ऑलरेडी एक y है, तो जब y रेज टू n से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, y रेज टू 1 माइनस n हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में कोई y की टर्म नहीं रहेगी। ओके, तो ये जो इक्वेशन बनी उसको हमने दे दिया नंबर 2। फाइन, ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास जो, देखिए कौन सी टर्म वापस आपको दिखाती हूँ, ये वाली जो टर्म है यहाँ पर, ये जो टर्म है ना आपकी, ये वाली जो टर्म है, तो इसमें जो भी आपकी y की टर्म बनी है, जैसे यहाँ पर क्या है आपके पास y रेज टू 1 माइनस n, ये जो टर्म बनी, आप इसको इक्वल टू सम अदर वेरिएबल पुट करेंगे। ओके, तो हमने यही किया, हमने जो है पुट कर दिया y रेज टू 1 माइनस n को z पुट कर दिया। ठीक है, तो अगर आप y को अब z के फॉर्म में लेकर जा रहे हो तो आपको डेरिवेटिव्स भी चेंज करने पड़ेंगे थ्रू आउट इक्वेशन। सो लेट अस डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिलेगा, यू विल गेट 1 माइनस n into y raised to 1 minus n minus 1 means y raised to minus n into dy by dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने किया, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा आपको, dz by dx। ओके, अब आप ये जो वैल्यूज हैं इनको इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे वहां पर तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 1 upon 1 minus n into dz by dx, क्योंकि उसकी जो फर्स्ट टर्म थी ना हमारी, वो ये थी y raised to minus n into dy by dx, ये टर्म थी फर्स्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 माइनस n है ना, उसको आपको यहाँ राइट हैंड साइड में लाना पड़ेगा, और क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में डिवीजन में आ जाएगा। सो इट विल बी योर 1 upon 1 minus n into dz by dx, जो हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, प्लस p of x, और यहाँ पर जो था उसको हमने z पुट कर दिया था, और राइट हैंड साइड में तो qx है ही हमारे पास। ओके, अब आप क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है इन द डिपेंडेंट वेरिएबल z, उसका कोएफिशिएंट हमारा 1 रहे। तो ठीक है, अब हम पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट इस नंबर से, यानी 1 upon 1 minus n से जो है थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं, और यू कैन से कि 1 माइनस n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वन द सेम थिंग। सो विल गेट dz by dx प्लस 1 minus n into px into z is equal to 1 minus n into qx। ठीक है, इसको हमने दे दिया नंबर 3। फाइन, चलिए अब देखिए यहाँ पर ये जो है, ये जो px है, एक तो ये आपका, और एक आपका ये जो है ये 1 माइनस n है, तो ये तो एक तरह का जो 1 माइनस n है, n क्या था, कोई रियल वैल्यू थी, 1 माइनस n कोई कांस्टेंट होगा। फाइन, तो हम ये जो दोनों टर्म्स हैं आपकी 1 माइनस n इंटू पी एक्स, इसको तो मतलब एक तरह से x का ही कोई फंक्शन बनता है, p नहीं होगा, मतलब कुछ जो भी p फंक्शन है आपका उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस n से, तो एक नया फंक्शन जनरेट हो रहा है, तो हम उसको इक्वल टू सम अदर फंक्शन का नाम दे सकते हैं। इसी टाइप से राइट हैंड साइड में देखो आप, ये फंक्शन है आपका qx और ये 1 माइनस n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो ये नया फंक्शन जनरेट हुआ इसको हम कुछ और नाम दे सकते हैं। तो यही हम करने वाले हैं। हमने क्या किया, हमने जो 1 माइनस n इंटू पी एक्स है उसको तो नाम दे दिया p1x, और जो qx इंटू 1 माइनस n है उसको हमने क्या नाम दे दिया q1x। ठीक है, और हमारी इक्वेशन 3 जो है वो ये बन गई dz by dx प्लस p1x into z is equal to q1
x. Now we are happy. Why? Because this is a linear differential equation in the variable z. ठीक है ना, ये Leibniz linear differential equation बन गई z में, and we know how to solve this differential equation. Fine. So this is the way that how you can transform any Bernoulli equation to Leibniz linear differential equation, and you can solve that easily, okay, by that method. So let us take one question on it. We need to solve this differential equation. Y dash is equal to 5.7 times y minus 6.5 into y square. ठीक है, अब यहाँ से ये बात तो क्लियर हो रही है ना कि क्योंकि y डैश है, मतलब y प्राइम जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. फाइन. अब इस क्वेश्चन में मतलब ये इसने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो ये हमारी चॉइस है, जो भी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो. तो हम यहाँ पर अभी अपना जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा कन्वेंशनल है, हम वही अपना x ले लेते हैं कि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो यहाँ y डैश किसे रिप्रेजेंट करेगा, द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx को रिप्रेजेंट करेगा. फाइन. तो ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व. इस इक्वेशन को देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना होगा. जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी सबसे पहले हमने उसे लिखा, उसको नंबर 1 दे दिया. ठीक है, अब हमारे जो हमें लग रहा है कि ये बर्नौली टाइप की है इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन जो ये वाली टर्म है ना आपकी 5.7 टाइम्स y, तो ये राइट हैंड साइड पर होने की जगह ये कहाँ होनी चाहिए, आपकी लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए. तो हम इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, रीराइट करते हैं और इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं. ठीक है, तो अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने रीराइट किया और लिखा y डैश माइनस 5.7y इज इक्वल टू माइनस 6.5y स्क्वायर, और इसको हमने नंबर 2 दे दिया. अब हम इसे अगर कंपेयर करें तो हमें समझ में आता है कि दैट दिस इज बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना. और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या है, n की वैल्यू है हमारे पास 2. ठीक, और ये हमारा जो माइनस 6.5 है ये हमारा क्या हो गया कि वो x हो गया, और माइनस 5.7 क्या हो गया, हमारा p ऑफ x हो गया. ओके, तो सॉल्यूशन में अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में जो भी आपका y का फंक्शन है, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या था, देखते हैं एक बार. यहाँ पर हमारे पास है राइट हैंड साइड में जो y की पावर है, जो y का फंक्शन है, दैट इज y स्क्वायर. इट मीन्स वी नीड टू डिवाइड दिस इक्वेशन थ्रू आउट बाय दिस y स्क्वायर. ठीक है, तो सबसे पहला फिर हमारा जो स्टेप है वो यही रहेगा कि हम इक्वेशन 2 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे y रेज टू माइनस 2 से. ठीक है, तो देखिए हमने फर्स्ट टर्म के साथ y रेज टू माइनस 2 मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टर्म में ऑलरेडी y था, तो जब आपने y रेज टू माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, y रेज टू माइनस 1 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में जो है कोई y की टर्म नहीं रहेगी. इसको हमने दे दिया नंबर 3. अब यहाँ पर जो भी आपकी y की पावर बनती है, जो भी टर्म बनती है, उसे हमें पुट करना होता है सम अदर वेरिएबल. तो क्योंकि हमारे पास y रेज टू माइनस 1 है, सो विल पुट y रेज टू माइनस 1 इक्वल टू z. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब आपको पूरी इक्वेशन में, इस थर्ड इक्वेशन में थ्रू आउट जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसको z में ट्रांसफॉर्म करना है. ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको y डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा. y डैश मतलब डेरिवेटिव dy by dx. तो हम क्या करेंगे, अब हमने जो ये सब्स्टिट्यूशन किया है यहाँ पर, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब आपने डिफरेंशिएट किया तो कितना आया, माइनस 1 इंटू वाई रेज टू माइनस 2 इंटू dy by dx, दैट इज y डैश इज इक्वल टू dz by dx, दैट इज z डैश. ठीक है, अब जो है हम ये वैल्यूज वापस यहाँ इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, है ना. क्योंकि देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारी फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पर हमारा z डैश पुट हो जाएगा, ये वैल्यू पुट हो जाएगी. बस यहाँ पर थोड़ा माइनस साइन का डिफरेंस है तो कोई बात नहीं, माइनस इधर एडजस्ट हो जाएगा, और y रेज टू माइनस 1 की जगह हम z पुट कर देंगे. ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आने वाला है, so now the equation third will become minus of z dash
माइनस 5.7z इज इक्वल टू माइनस 6.5। ठीक है, अब थ्रू आउट -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि तीनों ही टर्म्स में आपके पास माइनस का साइन है और हम चाहते हैं कि जो z डैश है तो हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो +1 होना चाहिए। सो विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन थ्रू आउट बाय -1। तो -1 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया z डैश प्लस 5.7z इज इक्वल टू 6.5। ओके, अगर आप चाहें तो यहाँ z डैश को dz by dx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइन, अब ये जो इक्वेशन मैंने इसको नंबर 4 लिया एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट Leibniz linear differential equation, right? And that is of the form, yes, that is dz by dx plus p of x into z equal to qx। यानी लीनियर तो है Leibniz linear differential equation तो है लेकिन y में नहीं z में। फाइन, और p of x क्या है आपका 5.7 और q of x क्या है आपका 6.5। ओके, तो हमें पता है कि Leibniz लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e रेज़ टू इंटीग्रल px dx। ठीक है, तो हमने px की वैल्यू पुट की, यहाँ पर px की वैल्यू थी 5.7, वो पुट कर दी। तो जब हम इसे यहाँ इंटीग्रेट करेंगे 5.7 dx तो क्या आएगा आपके पास, 5.7 को इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा आपको, you will get 5.7x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया एक्सपोनेंशियल ऑफ 5.7x। ठीक, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e raised to 5.7x एंड एक बार आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाए तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमारे पास है Leibniz लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और वो क्या है, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ qx into integrating factor plus c where c is an arbitrary constant। ठीक है, so we need to just put the values of integrating factor and this qx। ठीक है, ये values आपको यहाँ put करनी है, तो ये values हम यहाँ substitute करते हैं। तो हमने देखे यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट की, ये qx की वैल्यू पुट की, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट की, और आप देख सकते हैं कि जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, दिस विल बी e raised to 5.7x divided by 5.7, क्योंकि जो 6.5 है तो कांस्टेंट है, दिस कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल, यहाँ आप इसको बाहर ले सकते हैं। तो ये 6.5 तो एज इट इज आ गया हमारा और इसका इंटीग्रेशन जो है वो ये वैल्यू हो गई। ठीक है, फाइन। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी x की टर्म है उसे हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं। तो हमने थ्रू आउट जो है e raised to 5.7x से डिवाइड किया तो हमें मिला z इक्वल टू 6.5 अपॉन 5.7 प्लस c टाइम्स e raised to minus 5.7x, ये हमें वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन मिला ये हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन का मिला जो लीनियर थी z में, Leibniz लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल वेरिएबल था वो तो y था। तो हमें वापस कहाँ जाना है, हमें वापस सॉल्यूशन को ट्रांसफॉर्म करना है, वापस लेकर जाना है वेरिएबल y की फॉर्म में। तो आप पुट कर दीजिए, याद कीजिए क्या था हमारा z, हमने पुट किया था y raised to -1 इक्वल टू z, तो हम वापस जो है z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 अपॉन y। ठीक है, इस सॉल्यूशन में तो जब आपने पुट किया z की जगह 1 by y तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। फाइन, अब लेकिन ये तो 1 by y है ना, तो जनरली हम कैसे सॉल्यूशन दिखाते हैं, y इक्वल टू इफ पॉसिबल, तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमने दोनों साइड रेसिप्रोकल लिया और हमारे पास ये आ गया y इक्वल टू 5.7 अपॉन 6.5 प्लस 5.7 टाइम्स c इंटू e raised to minus 5.7x। ठीक है, मतलब आप राइट हैंड साइड में यहाँ एलसीएम ले लीजिए, पहले एलसीएम लेंगे फिर जब रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये जो आपको मिला, दिस इज व्हाट, दिस इज योर वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन, का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का भी सॉल्यूशन है। ओके, चलिए गुड। ओके फाइन, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है dy by dx equal to a times y minus b times y square where a and b are constants. तो आप अगर इसको केयरफुली नोट करें तो जो हमने क्वेश्चन 1 किया है ये वही क्वेश्चन है, बस उसके जनरल फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या था, a और b की स्पेसिफिक वैल्यूज प्रोवाइडेड थी और यहाँ हमने कांस्टेंट को एक सिंबल से डिनोट किया है, ठीक है। तो लेट अस सी, करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है फर्स्ट जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, ऑन द सेम लाइंस विल ट्राई दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, उसको नंबर 1 दिया। अब हमें क्या करना है, बिकॉज वी कैन सी कि बर्नौली बन जाएगी प्रोवाइडेड ये वाली जो टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में हो। तो हम इसे रीराइट करते हैं और इस ए वाई को हम कहाँ ले आते हैं, यस लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, ठीक है। तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। अब ये क्या बन गई आपकी, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या करना होता है सॉल्व करने के लिए, यस जो राइट हैंड साइड में ये टर्म है y की यानी y स्क्वायर, इससे आप थ्रू आउट डिवाइड करेंगे। तो हमने यही किया, हमने इसे इक्वेशन को थ्रू आउट y स्क्वायर से डिवाइड किया और यू कैन से y रेज़ टू -2 से मल्टीप्लाई किया। तो जो आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको ये इक्वेशन मिली, थर्ड इक्वेशन मिली, ठीक है। अब क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में एक टर्म तो आपकी ये वाली है, ठीक है, जो डेरिवेटिव के साथ है, और दूसरी टर्म ये वाली है जिसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, फाइन, और एक टर्म जो राइट हैंड साइड में जिसमें आपके पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। तो ये जो है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल वाली टर्म जो भी है उसको हमें सम अदर वेरिएबल पुट करना होता है। तो हमने y रेज़ टू -1 को z पुट किया। अब आपको पता है कि हमें इक्वेशन थर्ड में क्योंकि इस पूरी इक्वेशन को आपको z की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे डेरिवेटिव की वैल्यू भी चाहिए dy by dx की। So I will differentiate this y raised to -1 equal to z with respect to x. Okay, so when we'll differentiate this equation both sides with respect to x, we'll get this one minus y raised to -2 into dy by dx is equal to dz by dx. Fine. अब आप ये जो है वैल्यूज जो हैं जो y की फॉर्म में हैं और इसके डेरिवेटिव की फॉर्म में हैं उन्हें आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो जब आप पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विल गेट माइनस dz by dx माइनस a टाइम्स z इज इक्वल टू -b। फाइन, अब वही चीज की क्योंकि dz by dx का कोएफिशिएंट यहाँ नेगेटिव है एंड वी वांट दिस लीडिंग कोएफिशिएंट एज पॉजिटिव, दैट इज +1। सो हम क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें इक्वेशन मिल जाएगी जिसको हमने नंबर 4 नाम दे दिया। एंड नाउ वी कैन सी दैट दिस इज नथिंग बट दिस इज लाइबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज लीनियर इन z, राइट, एंड दैट इज ऑफ द फॉर्म dz by dx plus p of x into z equal to qx, and you can tell that what is px, what is qx. So we can see that p of x तो ये बना हमारा a, है ना, और जो ये qx है वो क्या बना आपका, yes that is your b। तो ये हम बताएंगे यहाँ पर that this is our px, this is our qx। उसके बाद क्या करना है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। So what is the formula for integrating factor? That is e raised to integral px dx। px की वैल्यू पुट कर देंगे, px की जो वैल्यू है that is a हमने px की जगह यहाँ पुट किया तो ये हो गया e raised to integral a times dx। ओके, जब इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा, ax हो जाएगा क्योंकि a तो कांस्टेंट है, तो इट मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e raised to कैपिटल A times x, ठीक है। और एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए तो आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास डायरेक्ट सीधा, व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज z into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integral qx into integrating factor dx plus c where c is an arbitrary constant, ठीक है। ये मेंशन करना जरूरी है, जैसे आप c इंट्रोड्यूस करते हो तो आप c के बारे में बताएंगे, फाइन। अब क्या करना होगा नेक्स्ट, yes we'll put the values of integrating factor and q of x in this formula।
तो जब हमने वैल्यूज पुट की तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट की, ये क्यू एक्स की वैल्यू पुट की और ये फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट की। ठीक है, अब देख लीजिए राइट हैंड साइड में बस एक इंटीग्रेशन ही तो करना है, बी तो कांस्टेंट है ये वाला, तो ये तो हमारा कहाँ आ जाएगा, ये तो हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो e रेज टू ax है, a हमारा कांस्टेंट है ना, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, e raised to ax divided by a, which is constant, that is the coefficient of x in the power of exponential plus c. Okay, you will get this. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, yes, हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ z रखना है और जो भी उसके अलावा टर्म है we'll try to take that term on the right side. Okay, तो यही ध्यान में रख के हमने क्या किया, हमने e raised to ax से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया और हमें ये z की वैल्यू मिल गई। फाइन, अब हमें पता है ना कि क्या करना है हमें नेक्स्ट, क्योंकि हमें पता है कि हम z की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 1/y होगा, हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमने पहले से ही यहाँ इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो दोनों टर्म्स का हमने एलसीएम लेकर यहाँ लिख लिया। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वापस y वेरिएबल में जाएंगे, तो हमने z की जगह पुट किया 1/y और जब z की जगह 1/y पुट किया तो हमें मिल गया यहाँ पर 1/y इज इक्वल टू दिस वन, ये टर्म मिल गया। ठीक है, अब क्योंकि जो सॉल्यूशन है उसे हम चाहेंगे कि y न्यूमरेटर में हो तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो जब हमने रेसिप्रोकल लिया तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। राइट, सो ये क्या है हमारा, दिस इज योर रिक्वायर्ड 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन 2, और अगर 2 के लिए है तो नेचुरली डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के लिए भी है। ठीक है, क्योंकि जो इक्वेशन 2 थी वो आपकी बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म में आपने लिखा था और जो इक्वेशन 1 थी वो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी। फाइन, तो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को रीराइट करके हमने इक्वेशन 2 लिखी थी, तो नेचुरली जो सॉल्यूशन आपका इक्वेशन 2 का आएगा वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का भी सॉल्यूशन होगा। ओके, ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या करना है हमें, थर्ड क्वेश्चन में वी नीड टू सॉल्व दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy by dx plus x plus 1 into y is equal to e raised to x square into y cube. Okay, and the initial condition is y of 0 equal to 0.5. ठीक है, करते हैं सॉल्व। सबसे पहला काम क्या होगा, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे लिखा, नंबर 1 नाम दिया, जो हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है उसे लिखा और नंबर 2 नाम दिया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ, क्योंकि सबसे पहले तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, इनिशियल कंडीशन का काम तो बाद में है, तो अगर हम इक्वेशन 1 को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो आप देखिए ये क्या है, यहाँ dy by dx का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड टर्म में देखें तो ये x प्लस 1 एक x का फंक्शन है और साथ में y मल्टीप्लाइड है, और राइट हैंड साइड में देखें तो e रेज टू x स्क्वायर एक x का फंक्शन है और साथ में y क्यूब मल्टीप्लाइड है। फाइन, तो ये क्या बनी हमारी, यस, दिस इज आवर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन, क्या करना होता है हमें, जो भी हमारे पास राइट हैंड साइड में y की टर्म है उसे हमें थ्रू आउट डिवाइड करना होता है, तो इसका मतलब हम इक्वेशन 1 को थ्रू आउट डिवाइड करेंगे -3 से, और यू कैन से विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 थ्रू आउट बाय y raised to -3। ओके, तो जब हमने ऐसा किया तो हमें ये इक्वेशन मिल गई जिसको हमने नंबर 3 नाम दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये जहाँ पर y की टर्म होती है, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव वाली नहीं और बिना जिसमें, और राइट हैंड साइड वाली टर्म भी नहीं जिसमें y की कोई भी टर्म नहीं है, वो वाली टर्म जिसमें आपके पास y का फंक्शन है, y की टर्म है। ठीक है, उसको आपने पुट करना है सम अदर वेरिएबल, तो क्योंकि यहाँ पर y रेज़ टू -2 है तो उसको हमने पुट कर दिया z। फाइन, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यस, डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें dy by dx की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें इक्वेशन 3 को थ्रू आउट ट्रांसफॉर्म करना है फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल z। तो हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिला, -2 टाइम्स y रेज़ टू -3 into dy by dx is equal to dz by dx। ठीक है, अब अगर मैं कंपेयर करूं इक्वेशन 3 में तो मुझे चाहिए y रेज़ टू -3
फर्स्ट टर्म में देखो ये है y रेज टू -3 इंटू dy बाई dx। तो हम क्या करें, यहाँ पर ये जो -2 हमारा एक्स्ट्रा है इसे हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, यहाँ ले आते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में इसकी इसे ले आएंगे। तो हमने -2 से डिवाइड किया और हमें मिल गया y रेज टू -3 इंटू dy बाई dx की वैल्यू मिल गई -1/2 इंटू dz बाई dx। ओके, so when we'll put the values of this y raised to -2 and y raised to -3 into dy by dx in equation 3, then we'll get this equation, that is -1/2 into dz by dx plus x plus 1 times z equal to e raised to x square। ठीक है, अब क्या है कि हमें यहाँ पर ये भी चाहिए कि जो dz by dx है उसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है +1 रहे। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से। ठीक है, तो जो नाम दे दिया। और अगर हम अपनी इस इक्वेशन 4 को देखें तो we can see that this is Leibniz linear differential equation which is linear in z, right? And here the value of px is minus okay, first we'll tell that this equation is of this form, dz by dx plus px into z equal to q of x, where this p of x is this one। ठीक है, जो आपका z का कोएफिशिएंट है, and your qx is this one, that is -2 times e raised to x square। ये आपने मेंशन कर दिया कि ये px है और ये qx है। ठीक है, आप क्या फाइंड आउट करेंगे, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू इंटीग्रल px dx, जिसमें आपको px की वैल्यू पुट करनी है, और जो px की वैल्यू हमारे पास आई थी वो क्या है, दैट इज -2 टाइम्स x प्लस 1। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करना है तो आप इंटीग्रेट कर लीजिए, -2 तो कांस्टेंट है, दिस कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल। तो x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x दिस विल बी x स्क्वायर बाई 2 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब आप -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेज टू यू विल गेट -x स्क्वायर -2 टाइम्स x। सो दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, fine। So now what is the general solution? General solution of equation 4 will be given by this formula, that is z into integrating factor is equal to integral qx into integrating factor plus c, where c is an arbitrary constant। So this put the values of integrating factor and qx। तो ये हमने पुट किया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट किया, यहाँ qx पुट किया, यहाँ फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट किया। अब सिर्फ राइट हैंड साइड में हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। फाइन, तो हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल है -x² -2x, इसको भी हमने सेपरेट करके लिख लिया, दैट इज e रेज टू -x² इंटू e रेज टू -2x। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये है e रेज टू x² और ये है e रेज टू -x²। तो जब आप इसकी पावर्स को ऐड करेंगे तो e रेज टू 0 यानी कि 1 आ जाएगा। ओके, so what you will get now? Yes, you will get on the right hand side -2 times -2 हमारा कांस्टेंट था तो हमने वो हमारा इंटीग्रेशन से बाहर है। So we have in the integration as e raised to -2x, जिसे हम इंटीग्रेट करना है with respect to x। इंटीग्रेट किया तो कितना आएगा, e raised to -2x divided by -2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, yes we can cancel out this -2 and -2 cancel out। और अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म है ना हमारी x वाली, हमें यहाँ से इसको हटाना है। तो ठीक है, इसे राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। जब राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो नेचुरली जो पावर है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से राइट हैंड साइड में ले आए। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर जब आप इन दो टर्म्स को कंबाइन करोगे तो ये पार्ट्स ऐड हो जाएंगे, और जब पार्ट्स ऐड होंगी तो ये जो 2x और -2x ये कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद e रेज टू x²। ठीक है, और ये टर्म तो है ही आपकी एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप किया, z में तो सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन हमें सॉल्यूशन z में तो नहीं देना ना, हमारा जो ओरिजिनल वेरिएबल था वो तो y था। तो वापस वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट किया था हमने, we have put y raised to -2 equal to z, so it means we have to replace now z by y raised to -2. Okay, so when we'll replace, we'll get this fifth equation,
which is our one parameter family of solution for the differential equation 1. Okay, क्योंकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो अगर आप चाहें तो इसको आप रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं इफ यू वांट, अदरवाइज आप इसे ऐसे ही छोड़कर यहाँ पहले सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इनिशियल वैल्यू क्या थी, जो हमें इनिशियल कंडीशन गिवन थी वो क्या थी, दैट वाज y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, दिस वाज जो कि हमें इक्वेशन 2 में गिवन थी, ये हमारी इनिशियल कंडीशन थी। तो इस इनिशियल कंडीशन को अगर हम यूज करें फिफ्थ में तो हमें क्या करना होगा, x की जगह तो हमें पुट करना होगा 0 और y की जगह हमें पुट करना होगा 0.5। तो जब हम ये वैल्यूज अपनी इक्वेशन 5 में पुट करते हैं तो देखिए क्या ये हमने जस्ट पुट करके दिखाया है, e raised to 0 1 हो जाएगा, ये e raised to 0 1 हो जाएगा, and ultimately you will get the value of c as 3। ओके, तो आप ये जो c की वैल्यू आई है वो जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दीजिए। जनरल सॉल्यूशन को हमने फिफ्थ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वहां पर अगर c की वैल्यू डालते हैं ये 3 यहाँ पुट कर देते हैं, तो आप देख लीजिए आप दोनों टर्म्स में से यू कैन टेक कॉमन इफ यू वांट, फ्रॉम दीज टू टर्म्स यू कैन टेक कॉमन e raised to x स्क्वायर। ठीक है, तो हमने e raised to x स्क्वायर कॉमन लिया एंड यू विल गेट this one। Okay, so what is the solution now for the given initial value problem? That is y raised to minus 2 is equal to e raised to x square into 1 plus 3 times e raised to 2x। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप रेसिप्रोकल लेकर यहाँ पर y स्क्वायर की वैल्यू बता सकते हैं कि y स्क्वायर is equal to 1 upon the whole term which is on the right hand side। Fine, चलिए ठीक। Okay, so now we'll consider a general equation which is not linear but that can be reduced to linear equation। कौन सी फॉर्म है? If we have this type of differential equation, देखिए क्या है ये, d dy of some function f of y into dy by dx plus p of x into f of y is equal to q of x, where this f is a known function of y। ठीक है, यानी जैसे px के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाइड है उस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ dy by dx के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो नॉन लीनियर है, क्योंकि आपने कहा f ऑफ y तो कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो नेचुरली y स्क्वायर या कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो यानी ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। ठीक है, और बर्नौली भी नहीं है अभी तो फिलहाल, लेकिन हम इस इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में। कैसे करेंगे देखिए। जो आपका फंक्शन था f ऑफ y, आप उसे पुट करिए सम अदर वेरिएबल z। ओके, अब आप क्योंकि आप एक तरह से y को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं z में, तो अब आपके पास जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो z का होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो यानी अगर मुझे dz by dx चाहिए, ठीक है, अब z जो है वो फंक्शन है y का और y फंक्शन है यहाँ पर x का, तो dz by dx यानी मेरे पास आना चाहिए यूजिंग चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, आई शुड हैव dz by dy into dy by dx। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी राइट हैंड साइड में, यस यहाँ पर z की वैल्यू पुट कर देंगे। z की वैल्यू क्या है आपकी, f ऑफ y है। ठीक है, से क्योंकि इक्वेशन में तो आपके पास ये है ना, जो फर्स्ट टर्म है इसकी जगह क्या आ जाएगा, dz by dx आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 आपकी क्या बन गई, dz by dx प्लस p of x into, क्योंकि यहाँ f of y था तो यहाँ पर क्या आ गया, z आ गया, और राइट हैंड साइड में तो qx है ये आपके पास, तो इसको हमने दे दिया नंबर 2। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है ये, यस दिस इज योर Leibniz linear differential equation। Okay, so we can solve it, fine। ओके, अब ये क्या कहता है कि जो बर्नौली इक्वेशन होती है हमारी, बर्नौली इक्वेशन एक्चुअली किसी जनरल फॉर्म का एक स्पेशल केस है। कैसे है देखते हैं। ओके, सो आवर बर्नौली इक्वेशन इज dy by dx प्लस p of x into y is equal to q of x into y raised to n। ठीक है, लिखा, उसको नंबर 1 दिया। अब जो qx का के साथ जो y की टर्म है y raised to n, इससे आप थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 को, तो हमें मिल जाएगा दिस वन, दैट इज y raised to minus n into dy by dx प्लस p of x into y raised to 1 minus n, क्योंकि देखो यहाँ y तो ऑलरेडी है ना, तो जब y raised to n से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ, y raised to 1 minus n आ जाएगा।
इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जो बर्नौली इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म जो हमने पीछे अभी लिखी है उसका स्पेशल केस है, और उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो यहाँ पर ये y का फंक्शन है यानी y रेज़ टू 1 माइनस n, यहाँ पर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अब y रेज़ टू 1 माइनस n का डेरिवेटिव क्या बनेगा, दैट विल बी 1 माइनस n इंटू y रेज़ टू माइनस n, राइट, यही बनेगा ना, इंटू dy बाई डी एक्स। चलो खैर dy बाई डी एक्स तो ये है, तो y रेज़ टू माइनस n भी है हमारे पास, dy बाई डी एक्स भी है हमारे पास, बस क्या नहीं है, 1 माइनस n नहीं है। तो कोई मुश्किल नहीं है, क्या करें, थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस n से। तो हमने इस इक्वेशन को थ्रू आउट 1 माइनस n से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब हम क्या करें, हम ये चाहेंगे कि जो आपका फंक्शन है यानी y रेज़ टू 1 माइनस n है उसके साथ जो भी हमारा फंक्शन है उसे हम सिंगल नोटेशन से रिप्रेजेंट करें। तो हमने क्या किया, यहाँ 1 माइनस n इंटू पी एक्स को रिप्रेजेंट कर लिया p1 x से, और इसी टाइप से जो राइट हैंड साइड में आपके पास 1 माइनस n इंटू क्यू एक्स है उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया q1 x से। और जब आपने इसे रिप्रेजेंट किया तो आपके पास जो इक्वेशन बनी दैट इज 1 माइनस n इंटू वाई रेज टू माइनस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस p1 x इंटू वाई रेज टू 1 माइनस n इज इक्वल टू q1 x। ठीक, यहाँ तक इसको दे दिया हमने नंबर 2, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, और अगर अब हम इसे उस फॉर्म से कंपेयर करें, जनरल फॉर्म से, जो क्या थी, डी डी वाई ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, इससे कंपेयर करें, देन यू कैन सी दैट कि एफ ऑफ वाई की जगह हमारे पास क्या है यहाँ, यस वी हैव दिस वन दैट इज वाई रेज टू 1 माइनस n। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव है वो आपको यहाँ मिल रहा है। फाइन, तो एफ ऑफ वाई आपका ये हो गया और ये आपका डेरिवेटिव हो गया यहाँ पर। फाइन, तो इसका मतलब अब आप क्या करोगे, मतलब आपने क्या किया है एक्चुअली, आपने यहाँ पर जो आपका एफ ऑफ वाई था जिसकी वैल्यू आपके पास वाई रेज टू 1 माइनस n थी, ठीक है, उसको हम पुट करेंगे सम अदर वेरिएबल z, जो हमने जनरल फॉर्म में करके दिखाया था। तो उसको जब हमने z पुट किया तो हमारी जो बर्नौली इक्वेशन थी वो क्या बन जाएगी, दैट विल बी dz by dx प्लस p1x into z इक्वल टू q1x। अब ये क्या बन गई आपकी, यस दिस इज योर लाइबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन, क्लियर है। तो अब हम इसके ऊपर लेंगे एक क्वेश्चन, you need to solve this question, that is dy by dx plus x into sin 2y is equal to x cube into cos square y। ठीक है, अब आप देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो बर्नौली इक्वेशन तो है नहीं, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन में तो इस x के साथ, ये जो x है ना आपका, ये x, इसके साथ y होना चाहिए, y तो है नहीं यहाँ पर, है ना, तो बर्नौली तो है नहीं। तो अब हम देखेंगे क्या इस पर हमारी वो जनरल फॉर्म एप्लीकेबल होती है, क्या ये उस फॉर्म की है इक्वेशन। तो वो इक्वेशन बनने के लिए अगर यहाँ मतलब जो भी फंक्शन है ना, जैसे यहाँ पर sin 2y है तो इसका कुछ डेरिवेटिव अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ मिल जाए तो कुछ बात बन सकती है। तो ठीक है, चेक करके देख लेते हैं ना। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो राइट हैंड साइड में से जो भी ये y की टर्म है इसको खत्म करो आप। फाइन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, पहले तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, उसको नंबर 1 दिया, बताया कि ये हमारी नॉन लीनियर है, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम अपने इस इक्वेशन 1 को थ्रू आउट इस जो राइट हैंड साइड में y की टर्म है cos स्क्वायर y, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इससे जब हमने थ्रू आउट डिवाइड किया तो हमें ये मिला, ठीक है, x इंटू साइन 2y था, यस, तो साइन 2y की जगह लिखा हमने 2 टाइम्स साइन y इंटू कॉस y। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से देखो ये एक cos की टर्म तो कैंसिल हो जाएगी और sin y बाय cos y आपके पास हो जाएगा टेंजेंट y। फाइन, अब अगर हम इसको चेक करें तो आप देखिए यहाँ पर ये है फंक्शन y का, दैट इज टेंजेंट y, और इस टेंजेंट y का जो डेरिवेटिव है वो है आपका सेकंड स्क्वायर y, ये आपको यहाँ मिल रहा है।
ठीक है, तो इसका मतलब दिस डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड इज ऑफ दिस फॉर्म, दिस जनरल फॉर्म डी डी वाई ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, जहाँ पर आपको फंक्शन मेंशन करना है कि फंक्शन क्या है, एफ ऑफ वाई क्या है, दैट इज योर टेंजेंट वाई। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है, जो भी आपका फंक्शन होता है एफ, उसको आप पुट करते हो सम अदर वेरिएबल जेड, तो आप टेंजेंट वाई को पुट करोगे यहाँ जेड। ठीक है, यही उसने हमें बताया था तरीका, स्ट्रैटेजी। तो हमने पुट किया जेड, जब डिफरेंशिएट किया तो आया सेकंड स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो इक्वेशन सेकंड में जब इन वैल्यूज को पुट किया तो इक्वेशन सेकंड से आपको ये थर्ड इक्वेशन मिल गई, डी जेड बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू जेड इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वेशन 3 है, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये क्या है, yes this is our Leibniz linear differential equation, right, which is linear in z, dependent variable z है। ठीक है, तो हम कहेंगे, बताएंगे यहाँ पर कि इक्वेशन 3 जो है that is of this form dz by dx plus p of x into z equal to qx। ठीक है, जहाँ पर बता दो p क्या है और q क्या है, मेंशन कर दो। तो हमने बताया p of x हमारा 2x है और qx हमारा x क्यूब है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना होता है, यस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो लाइबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है दैट इज e रेज़ टू इंटीग्रल px dx। px की वैल्यू पुट करो, px क्या है तुम्हारा, यस px हमारा ये है दैट इज 2x, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट की, इंटीग्रेट किया, 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा यहाँ, और x का जो मतलब ये बाहर आ जाएगा और x का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा और e रेज़ टू x स्क्वायर आ जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज़ टू x स्क्वायर। ओके, अब आप जनरल सॉल्यूशन बता दीजिए क्या होगा। सो द जनरल सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 3 विल बी गिवन बाय दिस फार्मूला z into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integral qx into इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। जैसे c आया आपने बताया where c is an arbitrary constant। ठीक है, अब आप यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करिए, qx की वैल्यू पुट करिए और यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करिए। तो हमने पुट की और जो है इसको नंबर 4 नाम दे दिया क्योंकि अभी हमें यहाँ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखो सॉल्व करने का तरीका ये नहीं है कि आपने मतलब क्योंकि हमें तो सिर्फ इस टर्म को इंटीग्रेट करना है ना, बाकी हमने किसी भी टर्म में कहीं पर कोई चेंज नहीं करना है। तो हम इसको अलग से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब हम अलग से एज्यूम करेंगे कि लेट i इक्वल टू दिस इंटीग्रल। ठीक है, मतलब कि क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आपने इसको अलग से नहीं लिखा और उसी इक्वेशन के अंदर आप उसको चेंज करना शुरू कर दोगे। नो, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि दूसरा वेरिएबल भी पड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी x पड़ा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ कुछ चेंजेस करोगे तो उसमें भी तो चेंजेस होंगे ना, तो ऐसा नहीं करना है। आपने जिस इंटीग्रल की वैल्यू आपको चाहिए आप उसको अलग से सॉल्व कर लीजिए कोई और दूसरा नाम देकर और फिर उस वैल्यू को वहां वापस पुट कर दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको i एज्यूम किया। आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। दिक्कत किसकी वजह से है, दिक्कत इस x स्क्वायर की वजह से, एक्सपोनेंशियल की पावर में जो है उसकी वजह से है। तो हमने x स्क्वायर को t पुट कर दिया, तो यहाँ से क्या मिला 2x dx इक्वल टू dt। ठीक है, ये वैल्यूज को हम पुट कर देंगे i में। ठीक है, तो देखिए आप जो x क्यूब था उसमें से हमने एक x को हमने अलग कर लिया। अब पीछे क्योंकि वैल्यू पुट करनी है वहाँ 2x चाहिए साथ में, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से यहाँ डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आप इसे t की टर्म्स में रिप्लेस कर लीजिए, तो ये हमारा i आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अभी भी इसमें क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास इसमें 2 टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन है t इंटू e रेज़ टू t। तो आप इसे इंटीग्रेट करिए, बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, और आपको पता है कि जब हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करते हैं तो अगर 2 फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है और आप वहां पर बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर रहे हैं तो किसे आपको फर्स्ट फंक्शन लेना है और किसको आपको सेकंड फंक्शन लेना है। ठीक है,
और वो आपका आइलेट वाला फॉर्मूला है, ठीक है। आइलेट से आप उसे लर्न करते हैं, याद करते हैं। तो आइलेट के हिसाब से ए पहले आएगा और ई बाद में आएगा, यानी ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शंस पहले आएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बाद में आएंगे। तो हमने टी को फर्स्ट फंक्शन लिया और ई रेज टू टी को सेकंड फंक्शन लिया, ठीक है। ये तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, मेरे ख्याल सबको आता है। तो ये हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया बाय पार्ट्स और कुछ सिंप्लीफिकेशन की, and ultimately we'll get the value of I as 1/2 into t minus 1 into e raised to t। ये हमारा काम खत्म हो गया यहाँ तक इंटीग्रेशन का। लेकिन हम I की जो वैल्यू, जो I को हमने ज्यूम किया था, जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल था, वो क्या था? वो था x, ठीक है। तो अब आप t को x की फॉर्म में चेंज करोगे। क्या पुट किया था आपने? आपने पुट किया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो जहां पर भी टी है उसे आप एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए। तो हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी दिस वन, दैट इज 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये आई की वैल्यू पुट कर दीजिए जनरल सॉल्यूशन में। So we'll get z into e raised to x square is equal to 1/2 into x square minus 1 into e raised to x square plus c। यहाँ तक हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन कंप्लीट, जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट। लेकिन अभी भी कुछ रह गया। क्या रह गया? यस, हमने यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन की हुई है। हमने जो y वेरिएबल था उसको हमने z में ट्रांसफॉर्म किया था। तो वापस ओरिजिनल वेरिएबल की फॉर्म में आपको दिखाना है सॉल्यूशन। तो आपने क्या पुट किया था? आपने पुट किया था f ऑफ y को z, और f ऑफ y क्या था? आपका टेंजेंट y था। तो अब आप z की जगह टेंजेंट y रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, सॉल्यूशन में। तो जब आप रिप्लेस करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। अब हम चाहेंगे कि सॉल्यूशन में इफ पॉसिबल x की जो टर्म है उसे हम दूसरी साइड में ले जाएं, एंड दैट वी कैन डू हियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया, ये e रेज़ टू x के वाली टर्म थी, इसे हम राइट हैंड साइड में ले गए और हमें ये टेंजेंट y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। So what is now your one parameter family of solutions for the given differential equation? Yes, this one. Fine, this is the solution where बताओगे c क्या है आपका? c is an arbitrary constant. Clear है? Okay. So I think now this concept of Bernoulli equation and the concept of general form of non-linear differential equations which can be reduced to Leibniz linear differential equations is very much clear to you, right? You can do it. आप क्या करेंगे अब? आपकी जो रेफरेंस बुक्स हैं उसमें से जो भी क्वेश्चंस हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो आप ट्राई कर लीजिए। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये दो बुक्स हैं और मैक्सिमम जो है मैं अपने लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए इन दोनों बुक्स को रेफर करती हूँ। सो यू कैन रेफर दीज टू बुक्स, ओके। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। सर्वहिताय च।